हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मिताले सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा था जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी खत्म किया था। हालांकि इससे पहले एक वीडियो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग निकाला था जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, जिसमें मैंने एक पानी के ऊपर कुछ निकाला था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देखो। फिलहाल आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का। वेक्टर के अंदर आपको दो चैप्टर मिलेंगे, एक वेक्टर और एक नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है। ये दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर हैं, ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नया टॉपिक है। हेल्दी मार्क्स दे के जाएगा आपको और बढ़िया परसेंटेज बनाने के लिए आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, जो कर रखे तो वो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि बीच में टाइम मिलता नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा अब आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्रैश कोर्स चल रहा है। तो वेक्टर क्या होता है? एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ हो, क्या मतलब कि उसके पास एक लेंथ होनी चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, उसको आप वेक्टर बोल देते हो। तो आज थोड़ा इंट्रो रहेगा, छोटा सा मैं एक इंट्रो वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद हम टॉपिक पे क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जिसके पास होता है उस क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। जैसे कि ए बी, ये जो लाइन है ये एक डायरेक्टेड लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है जिसको आप क्या बोलोगे? वेक्टर ए बी या वेक्टर ए। तो इसमें आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? आप वेक्टर ए बी, जहां पे ए क्या होता है हमारा, ये डायरेक्टेड लाइन कैसे बोल रहे हैं हम, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे जा रहा है, इसलिए इसको आप डायरेक्टेड लाइन बोलते हो और इस डायरेक्टेड लाइन का नाम है वेक्टर ए बी। दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, दो पॉइंट को ज्वाइन करके यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी? ए बी इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि इस डायरेक्टेड लाइन की लेंथ कितनी है? ए बी। और इसकी डायरेक्शन क्या है? ए से बी की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। ये इसके ऊपर एरो डालते हैं। ए, यहाँ पे ए जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट करता है चलना लाइन और फाइनली कहां पे मिलता है? दैट इज कॉल्ड बी एंड दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच में हम जाते हैं और इसको ऐसे वेक्टर ए बी डिनोट किया जाता है, राइट। अब वेक्टर के बारे में, इसको हम वेक्टर ए से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सीधी सी बात करूं, मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देने वाली बात नहीं करूंगा। वेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल बड़े आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। इस लाइन की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और सिंपल से अगर बात करें तो इस लाइन को हम वेक्टर, इस डायरेक्टेड लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम अगर इसको इसके एक्सट्रीम पॉइंट से यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से अगर दोनों की हेल्प से अगर इसको शो करना चाहते हैं, यानी कि टू लेटर्स की हेल्प से शो कर सकते हैं इस लाइन को, तो हम कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी वेक्टर को आप सिंगल लेटर से दिखाना चाहते हो, जैसे मैं इस वेक्टर को वेक्टर ए भी लिख सकता हूं बट इट शुड बी अ स्मॉल लेटर। कभी भी आप ऐसा मत लिख देना कि सी ये वेक्टर ए है, इस तरीके से कभी भी वेक्टर नहीं लिखा जाएगा। या ऐसा मत लिख देना वेक्टर ए बी।
अगर आप दो लेटर यूज कर रहे हो तो दोनों के दोनों कैपिटल लेटर होने चाहिए, और अगर सिंगल लेटर से आप वेक्टर को डिनोट कर रहे हो तो स्मॉल लेटर ही होना चाहिए। अब वेक्टर क्वांटिटी जो है, अब इसके अंदर सबसे पहले आता है एक पॉइंट। सपोज कर लो ए एक पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड। इस पॉइंट का अगर आप पोजीशन बनता है यहां पे, इस पॉइंट को अगर मैं वेक्टर ए बोलता हूं तो इसके साथ मुझे एक वर्ड लगाना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ए। तो ये समझ लो कि जहां पे पोजीशन वर्ड लग गया इसका मतलब वो एक पॉइंट वेक्टर है। क्या है? एक पॉइंट वेक्टर बनता है, उसको पॉइंट बोला जाता है, उसका मतलब ये होता है। अब वेक्टर कंपोनेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये हमने बना लिया। एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल सिस्टम में जाते हम। एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। इस पे ये ओरिजिन हो गया। यहां से एक यूनिट इस पे लिया हमने, चलो इसको मैंने ले लिया ओ एक्स। यहां से ले लिया मैंने ओ वाई, एक यूनिट ऑन वाई एक्सिस, 1 यूनिट ऑन जेड एक्सिस। करेक्ट? तो 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस को आप आई कैप बोल सकते हो, इसका वेक्टर कंपोनेंट आई कैप। वाई एक्सिस पे 1 यूनिट जो आप ले रहे हो उसको जे कैप, और जेड एक्सिस पे जो आप ले रहे हो उसको के कैप बोलते हैं। सीधी सी बात। तो यानी कि इसका जो कंपोनेंट होता है वो आई कैप, इसका के कैप और इससे जे कैप कंपोनेंट लेते हैं। सपोज करो यहां पे कोई पॉइंट है 2 3 5, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप? 2 एक्स एक्सिस का पॉइंट है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ आई कैप, क्योंकि एक यूनिट की लेंथ आई कैप है तो 2 यूनिट लेंथ 2 आई कैप हो जाएगा। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ये हुआ इसका पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर, जहां पे भी पोजीशन वर्ड लग जाए समझ लो कि वो एक पॉइंट वेक्टर है। तो ये आएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक जनरल पॉइंट माना जाता है किसी भी कंडीशन में। जब भी आप अज्यूम करते हो तो चलो क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड लेट कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक पॉइंट लेट कर लेते हो आप। तो वो पॉइंट जो है आपका एक जनरल पॉइंट बनता है वेक्टर के अंदर। पहली ही बार में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसको वेक्टर आर से डिनोट किया जाएगा और ये फिक्स्ड है। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? वेक्टर आर से, यानी कि वेक्टर आर एक पॉइंट होता है। वेक्टर आर इक्वल्स टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहीं पे वेक्टर आर लिखा हो तो समझ लो कि ये लिखा है, और अगर इसको लिख दिया तो समझ लो कि आपको उसको आर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट इज आर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिसके साथ पोजीशन लग गया वर्ड, पोजीशन विद वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मींस की पॉइंट हो गया। और लाइन वेक्टर है तो उसके साथ पोजीशन वर्ड नहीं लग सकता। क्लियर? पोजीशन वेक्टर को कभी भी आप 2 पॉइंट की हेल्प से नहीं दिखा सकते, उसको सिंगल लेटर से ही डिनोट कर सकते हो, और वो भी स्मॉल से ही डिनोट कर सकते हो, कैपिटल से डिनोट नहीं कर सकते। ये बातें मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि एक आसान छोटे से छोटा बच्चा भी अगर उसको बैठा के समझाने की कोशिश की जाए तो वेक्टर मोटा मोटा उसके दिमाग में स्टार्टिंग में चला जाए। खैर, अब इसके बाद बारी आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब ये पॉइंट नहीं है, ये एक डायरेक्टेड लाइन वेक्टर है जिसको मैं सिंगल लेटर से दिखा रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को डिनोट करते हैं हम इस तरीके से, वेक्टर ए।
अब अगर कोई भी आप लाइन वेक्टर एज्यूम करना चाहते हो वेक्टर के अंदर, पहले दिन से बताता हुआ चल रहा हूं, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको गार्ड मान लो, उसको उसी तरीके से करना, आप बिल्कुल स्मूथली इसके अंदर से निकल जाओगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके मैं सीधे कर दूंगा। वेक्टर a इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck, इस a का इस a से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप वेक्टर p मान लो इसको, वेक्टर p इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck। किसी भी वेक्टर को अज्यूम करना हो तो आपको इसी फॉर्मेट में अज्यूम करना है, याद रखना। नॉर्मल वेक्टर, कोई भी नॉर्मल वेक्टर आप अज्यूम करना चाहते हो तो a1 b1 c1, दूसरा वेक्टर और अज्यूम करना है तो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप अज्यूम कर लो, ज्यादा झंझट में मत पड़ो। तो अगर वेक्टर a या ये वेक्टर p कर दिया मैंने अगर इसका, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर कोई वेक्टर a आपके पास है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज अ लाइन वेक्टर नॉट अ पोजीशन वेक्टर, याद रखो। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, 4 प्लस 9 प्लस 16, रूट 29 इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का लेंथ रूट 29 हो जाता है। अब कुछ वेक्टर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जीरो वेक्टर, जब दो पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करते हो, वेक्टर ए बी बनता है। क्या बना, ये वेक्टर ए बी बना। अगर ये दोनों पॉइंट मिलके एक ही जगह मिल जाए तो, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर जो भी है, और इसको ओ से डिनोट कर सकते हो, वेक्टर ओ ऐसे लिख सकते हो, जीरो वेक्टर। जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर, राइट। ये वाली बात आती है। अब अगर आपके पास दो पॉइंट है, उनकी हेल्प से आप वेक्टर कैसे निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर भी होता है, जीरो वेक्टर होता है, को इनिशियल वेक्टर होता है, बहुत सारे इक्वल वेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। तो इन सब को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मैं कोई उससे तो कर नहीं रहा, जो दिमाग में आता जाएगा मैं देता जाऊंगा। सो वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे कि ए आपके पास है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी अगर आप निकालना चाहते हो तो सीधी सी बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये निकाल लो, आपका वेक्टर ए बी आ जाएगा, जिसको इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। याद रखना हमेशा से फाइनल टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके आप वेक्टर निकाल सकते हो, दैट इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है, राइट। दैट इज द वेक्टर ए बी आ गया आपका, ये आ गया। इसके बाद अब जैसे होता क्या है कि वेक्टर, एक बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर।
इसी को समझा देते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए बी है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेक्टर ए से बी की तरफ, यानी कि सॉरी पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये ए बी की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो दूसरा वेक्टर अगर बी से ए की तरफ लेके आते हो तो बी ए वेक्टर हो जाएगा। अब ए और बी के बीच की लेंथ भी वही होगी जो बी और ए के बीच की लेंथ होगी, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो गए। सो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी ए आप लिख सकते हो। ये भी एक तरीका बनता है, आप उसकी डायरेक्शन बदल देते हो तो वो उल्टा हो जाता है। अब यहां से आगे चलते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। उससे पहले हम एक यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। बहुत अच्छा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, जिसका लेंथ 1 यूनिट होता है, जिस वेक्टर का लेंथ 1 यूनिट होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अच्छा बताओ, एक छोटी सी बात समझो, ये पी क्यू लाइन है, ये एक पी क्यू लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 यूनिट लेंथ है। अब मुझे इसमें 1 यूनिट लेंथ चाहिए, मुझे इसमें 1 यूनिट लेंथ चाहिए, इस पी क्यू के ऊपर मुझे 1 यूनिट लेंथ चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि इसके टोटल इस वेक्टर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किससे किया आपने, 10 से किया। 10 क्या है, पी क्यू की लेंथ, 10 क्या है, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए है आपके पास, उसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए इज रिप्रेजेंट बाय, यूनिट वेक्टर को सिंगल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो और उसके लिए उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा कैप। यहां पे जो मैंने बोला था आई कैप, ये कैप उसी के ऊपर लगता है जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती है। तो ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। ये फॉर्मूला बन गया। तो ए यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसका यूनिट लेंथ आ जाता है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा आता है, एक आता है आपका डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये दो बातें समझने के लिए है और यही दो बातें अभी से स्टार्ट करेंगे और 3D तक जाएगा। 3D तक जाएगा। 3D के अंदर डायरेक्शन रेशियो का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने वर्ड बोला है इसको दिमाग में सेट कर लो। ज़्यादातर तो समझ ही गए होंगे कि इसका क्या काम है। नहीं है, जिसको नहीं आता भैया अभी सीख लो। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हमने बनाया। यहाँ पे ये एक वेक्टर है, डायरेक्टेड लाइन वेक्टर है, याद रखना। इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा। ये जो वेक्टर ए है ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, राइट। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा, राइट। तो इस वेक्टर ने एक्स वाई जेड के साथ एंगल बनाया अल्फा बीटा गामा। इन एंगल्स की हेल्प से ही तो जा रहे हो कहीं ना कहीं।
भाई इस साइड इतना टिल्ट हुआ, उस साइड उतना टिल्ट हुआ, उस पे इतना टिल्ट हो रहा है, तो दैट इज द एंगल। वो इन एक्सिस पे कितना डिग्री टर्न कर रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, तो वो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दीज एक्सिस यानी कि अल्फा बीटा गामा, इन एंगल्स का कॉस वैल्यू, कोसाइन वैल्यू इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इज, इनको डायरेक्शन कोसाइन तीन होते हैं हमारे पास, एल एम एन, क्योंकि तीन एक्सिस है। तो एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, हमेशा फिक्स रहता है, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, एन इक्वल्स टू कॉस गामा। यानी कि एल एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है, एम वाई के साथ और एन जेड के साथ, अल्फा बीटा गामा इनके एंगल से। तो एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, एन इक्वल्स टू कॉस गामा, करेक्ट। और डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए जो है वो सीधा सीधा यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको क्लब करता हूं इतना, ए आई विद दिस साइन बी जे प्लस सी के, यानी कि साइन के साथ अगर इनको अलग अलग तोड़ के बोलते हैं, ये क्या है ए आई, ये क्या है बी जे, ये क्या है सी के, तो इनको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, राइट। और अगर सिंपली मैं ए बी सी बोलता हूं तो दीज आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो दीज स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, करेक्ट। थोड़ा सा और चलते हैं इसमें, बहुत अच्छी चीज है ये, अभी मजाक मत समझना इसको, बहुत अच्छा है, 1 नंबर तो देके जाएगा ये आपको, और वेक्टर 3D को सिखा के भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप होता है वेक्टर ए, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में एक रिलेशन होता है। देखो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो आप कहते हो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बना ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, राइट। इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए, इसके स्केलर कंपोनेंट निकालोगे तो ए पाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है इस वेक्टर के, यानी कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन अगर आप निकालना चाहते हो, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हो, आपको उसका एंगल नहीं पता, भाई एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, वाई के साथ कितना बनाया, जेड के साथ कितना बनाया, ठीक है, वेक्टर पता है ना आपको, तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो। ये और ये आपका वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। और ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो। एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन relationship between direction ratios drs and direction cosines. Also ये जो एल एम एन होते हैं इनके बीच में एक कंडीशन होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1।
अगर किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम अगर 1 आ गया तो मतलब कि पहली बात तो वो यूनिट वेक्टर है और वो ABC नहीं है, वो LMN है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट से, डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ABC से। वो कंपोनेंट्स जो उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। इतना क्लियर करते हैं हम। अब दो वेक्टर्स इक्वल कैसे हो सकते हैं? दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं जैसे वेक्टर A इक्वल्स टू 2i प्लस xj माइनस वाई की और वेक्टर B इक्वल्स टू pi माइनस 5j प्लस 2t का। तो pxy की वैल्यू क्या होगी? तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो 2i प्लस xj माइनस वाई के कैप इक्वल्स टू pi माइनस 5j प्लस 2k कैप। तो दोनों के वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि i टू i, j टू j, k टू k कंपेयर करके निकाल लो, दे आर इक्वल। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब p इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस 5, y इक्वल्स टू माइनस 2। दिस इज द इक्वल वेक्टर की कंडीशन हो गई। अब वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज ए बी सी, राइट। हमने कहा दो लोग थे, वो या एक सीधी सी बात समझो कि आप सी पे जाना चाहते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ए से हम बी पे आए एंड देन बी से आप स्टार्ट करके और सी पर चले गए। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? थोड़ा सा साइंस वालों के लिए बहुत आसान सी बात है। आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए बी प्लस बी सी, इतना आप चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुए? अब सपोज कर लो कि मैं यहां पे हूं, अब मैं घूम के ऐसे 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 कहीं पे भी घूम के और मैं यहां पे आके खड़ा हुआ, अब मैंने ये पूरा एक राउंड लगाया, तो दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मी। बट मैं अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ? तो मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर एडिशन के अंदर यही डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है कि आप अपनी जगह से कितनी दूर गए। तो हमने कहा कि भाई हम वेक्टर ए बी यानी कि अगर वेक्टर, क्योंकि आप एक डायरेक्शन भी ले रहे हो और आपके पास लेंथ भी है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो इसको आप क्या बोलोगे? वेक्टर ए बी। इसको क्या बोलोगे? यहां से इधर आए वेक्टर ए सी। इन दोनों का सम किया टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ आपका क्या मिला? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू क्या आया भाई? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? सो ए से सी, ए से सी, तो वेक्टर ए सी, ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिला। तो ये है वेक्टर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी होता है आपका। तो इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। सिंपल, दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सॉरी दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर मल्टीप्लाई अलजेब्रिकली नहीं कर सकते। जैसे 2i प्लस 5j माइनस 7k माइनस 3i माइनस 4j प्लस 5k कैप, ये वेक्टर दोनों का ऐड समझ लो या सब्ट्रैक्ट समझ लो, जो समझना चाहो वो समझ सकते हो। 2 माइनस 3 माइनस i कैप 5 प्लस 4 9j कैप
-7 -5 -12 k कैप। दिस इज द वेक्टर एडिशन, राइट। तो ये दो वेक्टर को अलजेब्रिकली कैसे आप ऐड कर सकते हो या कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या किसी भी वेक्टर को, इस पूरे वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 2xj कैप माइनस 2y k कैप। दिस इज द प्रोडक्ट बाय अ स्केलर, ठीक है। वेक्टर को एक स्केलर नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होता है स्केलर से। अगर आप उसको डिवाइड भी करना चाहते हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो स्केलर से, करेक्ट। तो ये होता है। लेकिन दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम दो डिफरेंट मेथड से निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और एक बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। उसकी बात बाद में करते हैं, पहले बेसिक्स थोड़ा सा करते हैं इसके अंदर। अब एक्सरसाइज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके काम आएगा नहीं आएगा ये समझते हैं। सीधा सीधा हमारे काम की जो चीज है 10.2 से स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज 10.21 में मुझे कुछ ऐसा खास लगता नहीं है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के कैप। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए बी सी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो अंडर रूट 3। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, करेक्ट। अब आप चाहो तो किसी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो वेक्टर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। पहले तो एक वेक्टर आप अपनी मर्जी का कोई भी वेक्टर जैसा चाहे वैसा लिख डालो, सिंपल सा लिखना नहीं तो कैलकुलेशन में आप ही फंसोगे, मैं तो फंसने वाला नहीं। तो वेक्टर ए लिख दिया आपने 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप, सपोज ये मैंने एक वेक्टर लिख दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो वो आएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। तो 4 प्लस 9 प्लस 36 रूट 49 इक्वल्स टू 7, राइट। एक दूसरा वेक्टर लेके आया मैं, मुझे उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तो मैं इनके साइन को स्वैप कर सकता हूं। 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। नाउ दीज टू वेक्टर्स आर टोटली डिफरेंट, बट मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू रूट 49, दैट इज 7। थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, कहोगे सर साइन बदला है बस आपने, तो यस साइन बदल के आप वेक्टर को डिफरेंट कर सकते हो। साइन बदलने का मतलब क्या है, क्या आप समझते हो प्लस 6 और माइनस 6 का मतलब क्या है? बहुत दूर है, इनके बीच में 12 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है, तो बहुत अलग वाली बात होती है। पर ठीक है, आपके हिसाब से वेक्टर बी लिख सकता था मैं 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। साइन के साथ भी खेल गया और नंबर्स को पूरा आगे पीछे कर गया। तो इसका भी मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 49 इक्वल्स टू 7। सो देयर आर, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे लिख सकते हो जो डिफरेंट वेक्टर होंगे बट उनके मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं। तो ये चीजें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये थोड़े से आपको अभी टेक्निक सिखाना चाहते हैं, वेक्टर को आपके अंदर डालना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है,
राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब उनकी डायरेक्शन सेम करना चाहता है लेकिन वेक्टर को डिफरेंट करना चाहता है। तो भैया दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, करेक्ट। अगर आप देखो तो ये वेक्टर और ये वेक्टर ये आपस में पैरेलल हैं, बट ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है। सो पहले मैं समझा दूं, कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड सेम, 3 डायमेंशनल होते हैं। अगर आप ऐसा ही एक चौक और मैं ले लूं, क्योंकि चौक दोनों की थिकनेस सेम रहेगी और मैं उसको आगे पीछे ऐसे ज्वाइन करके रखूं तो आपको सीधे एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, लेकिन जब मैं उसको ऐसे करूंगा तो वो दोनों पैरेलल होते हैं। इसलिए पैरेललिज्म की कंडीशन और कोलिनियरिटी की कंडीशन इन वेक्टर फॉर्म 3D के अंदर सेम माना जाता है। तो अगर कोई वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाता है तो इसका मतलब कि दोनों पैरेलल वेक्टर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, दो जो कि एक डायरेक्शन में हो पर डिफरेंट हो। ठीक है, एक वेक्टर ले लो, वेक्टर a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब इनके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। एंड वेक्टर b क्या हो जाएगा आपका, इसका 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप इज द वेक्टर b। तो ये वेक्टर a बन गया, ये वेक्टर b बन गया। अब एक चीज और समझा देता हूं, जब a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 हो जाए तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। या वेक्टर a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b हो जाए तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। और इस वाली कंडीशन को भैया लिख लो, दिमाग के अंदर छाप लो, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वेक्टर a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b होगा। और इसी एक कंडीशन से मैं स्ट्रेट लाइन 3D का पढ़ा दूंगा। याद रखना, मेरी आदत जरा सी टेढ़ी है लेकिन इस चीज की हेल्प से 3D को मैं बच्चा बना दूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, साथ चलो। अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत टेक्निकली बहुत आराम से आपको चीजों को देता हुआ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर 2i। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2i प्लस 3j कैप इक्वल्स टू xi प्लस yj इक्वल्स टू इक्वल। अब बच्चों वाली बात कर रहा है तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, ये हो गया आपका इक्वल है तो x और y इक्वल हो गए इसके हिसाब से, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। डन। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7। वेक्टर A एक पॉइंट है आपका 2, 1, B है आपका -5, 7। इसके वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट चाहता है, 2 डायमेंशनल में है तो i j तक ही रह जाएगा, अगर 3 है तो k साथ भी आ जाएगा। सो वेक्टर ए बी जब आप लिखोगे तो आपको सिंपली लिखना है पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, -5, -2, -7 i कैप, 7 - 1 प्लस 6 j कैप, ये आ गया वेक्टर ए बी। सो वेक्टर कंपोनेंट
ऑफ वेक्टर ए बी जो है वो हो जाएगा -7 आई कैप कॉमा 6 जे कैप एंड स्केलर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा इसका, यानी कि स्केलर कंपोनेंट क्यों निकलवा रहा है आपको पहले क्लियर कर दूं, वो आपसे स्केलर कंपोनेंट के बिहाफ पे डायरेक्शन रेशियो चाहता है, सीधी सी बात समझ लो, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा आपका -7, 6, यानी कि a इक्वल्स टू -7 b इक्वल्स टू 6। ए बी सी से ही डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स हो गए, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो इतनी कहानी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। 5 क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया। अब हम एक्सरसाइज के साथ चलेंगे, स्मूथली चलेंगे और बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी। तो इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय।